नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस संकट में पीएम मोदी और देश के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना संकट के बाद बदलेगी दुनिया, चीन से फैक्ट्रियां हटा रहे दुनिया भर के देश, फायदा उठाने की तैयारी में भारत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के चलते दुनिया की व्यापारिक स्थिति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जापान समेत दुनिया के कई देश चीन में स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हटाकर अन्य क्षेत्रों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अब भारत सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से हटने वाली इंडस्ट्रीज को किस तरह से भारत में आने के लिए प्रेरित किया जाए, इस पर चर्चा के लिए कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि जापान जैसे देश पहले ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चीन केंद्रित न रखने की रणनीति पर काम करने लगे हैं। अब ये देश अपनी सप्लाई चेन के लिए नए डेस्टिनेशंस की तलाश में है। ऐसे में सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार करते हुए इन्हें आकर्षित करने की रणनीति पर काम शुरू किया है। खास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन के विकल्प के तौर पर उभरने की भरपूर संभावनाएं हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार इसके जरिए देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और एक्सपोर्ट हब के तौर पर स्थापित कर विदेशी मुद्रा कोष के भंडार को बढ़ाने की रणनीति पर काम करना चाहती है। बता दें कि बीते सप्ताह ही जापान सरकार ने ऐलान किया था वह अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को $2.2 बिलियन का पैकेज जारी किया था। यह पैकेज इंडस्ट्री को इसलिए जारी किया गया है कि वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चीन से इतर अन्य जगहों पर ट्रांसफर करें। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रभावित हुई मैन्युफैक्चरिंग की वजह से सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार इस बात पर नजर बनाए हुए है कि अमेरिका समेत कई देशों की सप्लाई चेन कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई है और वे अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों के लिए भारत बेहद अहम साबित हो सकता है और कई देशों की ओर से भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन में योगी, यूपी सरकार ने 20,000 लोगों पर की एफआईआर, उपद्रवियों से जुर्माना वसूले सरकार। जी हां दोस्तों, देश में चल रहे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 20,000 लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर की है। वहीं इससे सरकार ने 7.7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार ने इन लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। देश में कोरोना का कहर है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। लेकिन लॉकडाउन के बीच कई लोगों ने इसके नियमों को तोड़ा और इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। यूपी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान यूपी पुलिस ने 20,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और इसके लिए 7.7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 19,448 प्राथमिकी दर्ज की है और 60,258 लोगों नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना वसूला। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद में पुलिस एवं डॉक्टरों से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की कड़ी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। योगी ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान सरकारी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। अगर कोई उपद्रवी जुर्माना नहीं देता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रमजान में 5 वक्त का नमाज इकट्ठे पढ़ने पर बैन, भीड़ में सहरी, इफ्तार और मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर भी रोक, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने रमजान के महीने में 5 वक्त नमाज इकट्ठे पढ़ने पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है।
राज्य सरकार ने भीड़ में सहरी और इफ्तार के आयोजन पर भी बैन का ऐलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मस्जिदों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को नमाज के लिए बुलाए जाने पर भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों पर लोगों के जुटने और सामूहिक पूजा पाठ और इबादत पर रोक लगाई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिद में सामूहिक नमाज, मस्जिद में इफ्तार, दरगाह और इमाम बाड़ा में भी लोगों के जुटने से रोक लगाई जा रही है, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके अलावा अजान भी कम आवाज में होगी, लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने बताया सरकार कैसे कोरोना को रोकने के लिए लागू करेगी अपनी रणनीति। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी कि भारत कोविड-19 के प्रकोप के लिए कैसे अपनी रणनीति को लागू करेगा। गृह मंत्रालय ने ग्राफिक चित्रों के माध्यम से बताया कि केंद्र ने राज्यों और जिला प्रशासनों द्वारा हॉटस्पॉट्स में क्लस्टर रोकथाम, व्यापक परीक्षण और स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक गियर सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम की शुरुआत हॉटस्पॉट के पहचान और उनके रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के साथ होती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण में मोटे तौर पर रोकथाम वाले क्षेत्र को परिभाषित करना, परिधि नियंत्रण को लागू करना, बफर जोन को लागू करना, मामलों की सक्रिय खोज, संपर्क में आए लोगों की पहचान, क्वारंटीन, नैदानिक प्रबंधन और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का फैसला, आवश्यक सेवाओं के साथ सशर्त खोले जाएंगे ये 9 उद्योग। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दूसरे चरण में शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने जा रही है। योगी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 9 तरह के सतत प्रक्रिया उद्योगों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को सुधारने और रोज कमाकर खाने वाले निम्न वर्ग की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को खोलने का फैसला हुआ है। वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर ढलाई खाना, पेपर, टायर, चीनी मिलें भी एक बार फिर चलेंगी। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी खोलने की परमिशन दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पहले चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों से काम होगा। प्रतिबंधों के साथ केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है। प्रधान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इकाइयां चलाने की परमिशन नहीं है। आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक परिसर स्थल का गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग थर्मल स्कैनर से की जाएगी। इकाई में सैनिटाइजर, मास्क, पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलाइन पालन करेगा। किसी भी कर्मी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का फरमान, अब सभी उप सचिव और अधिकारी पहुंचे ऑफिस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, क्लब, मॉल बंद हैं और सड़कें वीरान हो गई हैं। मोदी सरकार ने भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है और करीब 3 हफ्ते से अधिकारी अपने घरों से दफ्तर का काम कर रहे हैं। अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सभी उप सचिवों और इससे उच्च स्तरीय अधिकारियों से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में यह भी बताया गया कि सभी संयुक्त सचिव और इससे उच्च रैंक के अधिकारी सोमवार से अपने अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं। बाकी 33% स्टाफ और अधिकारी जरूरत के मुताबिक ऑफिस में हाजिर होंगे। इनकी उपस्थिति लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत रहेगी। अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और दफ्तर में उप सचिव और उससे उच्च रैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त रक्षा, केंद्रीय पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग एजेंसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र बगैर किसी रोक टोक के अपना काम करेंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया है, जो 3 मई तक चलेगा। मोदी सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद अधिकारियों को अपने अपने घरों से दफ्तर का काम निपटाने के लिए कहा गया था। वहीं लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं। ट्रेन, बस, मेट्रो और फ्लाइट सभी बंद कर दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से मिलने पहुंची निर्मला, देश के आर्थिक हालात पर हो रही चर्चा।
जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। वह पीएम मोदी को देश के आर्थिक हालात के बारे में ब्रीफिंग दे रही हैं और राजकोषीय राहत पैकेज पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकारों को राहत पैकेज दिया जा सकता है। हालांकि किस प्रदेश को कितना राहत पैकेज देना है, इसका फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए वह वित्त मंत्रालय से मंत्रणा करेंगे। राज्यों को राहत पैकेज के अलावा बैंकिंग समेत कई सेक्टर को भी राहत देने पर विचार चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को कोरोना वायरस को लेकर विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, भारत में हालात काबू में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन और सरकारों ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, उसके बाद भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों से बेहतर है। अगर इसी तरह से भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर और लॉकडाउन के नियमों का पालन सही ढंग से किया गया, तब कोरोना के संक्रमण पर जल्द ही भारत नियंत्रण पा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को कोरोना वायरस से जुड़े मेडिकल उपकरण, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की उपलब्धता की जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें सारी जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस की जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना वायरस के मामलों में से अधिकतर संख्या तबलीगी जमात से जुड़े केस की है। अब सरकार की ओर से इन विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। सभी विदेशियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि वह फिर कभी भारत ना आ सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग मस्जिदों में से करीब 23 विदेशी मिले थे, जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के मरकज से था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ भारत के कदमों की आईएमएफ ने की तारीफ, कहा समय से लिया लॉकडाउन का फैसला। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बुधवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के भारत के समय रहने के लिए फैसले का समर्थन करता है। इससे एक दिन पहले आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक चांग योंग री ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने देशव्यापी बंद लागू किया और हम भारत के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का बंद लागू किया गया था, जो 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में बंद को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। 2020 में एशिया की वृद्धि थम सी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2021 में उम्मीद है, अगर वायरस पर नियंत्रण लगाने की नीतियां कामयाब होती हैं, तो वृद्धि में फिर से उछाल आ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कहना अनिश्चित है कि इस साल कैसी प्रगति होगी। री ने कहा कि यह पहले की तरह कारोबार करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इस साल के अंत तक आर्थिक गतिविधि में उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि चीन सबसे पहले इस वायरस से उबरता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ स्पष्ट जोखिम भी है कि वायरस वापस आ सकता है और हालात सामान्य होने में वक्त लग सकता है। री ने बताया कि 2020 के लिए जापान के आर्थिक विकास का अनुमान भी निराशाजनक हो गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के असर के कारण जापान में जीडीपी 5.2% तक गिर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की ताजा रिपोर्ट, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों की जांच बढ़ाने की जरूरत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ताजा रिपोर्ट जारी की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 414 पहुंच गई है, तो वहीं संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को वक्त रहते इस वायरस पर लगाम लगानी है, तो देश भर में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच करनी चाहिए और उनका जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक 2,44,893 नमूनों की जांच की गई। जानकारों का मानना है कि यह आंकड़े आबादी के लिहाज से बहुत कम हैं, जबकि देश में 130 करोड़ की आबादी है।
ऐसे में देश में कोविड-19 से लड़ाई के लिए और अधिक संख्या में जांच की आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान फरीदाबाद के फोर्टिस एक्सकोर्ट्स के एक डॉक्टर ने बताया कि देश सही दिशा में जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारी आबादी के एक बड़े आकार को देखते हुए उसकी जांच कराना बहुत आवश्यक है और इसे अधिक संख्या में किया जाना चाहिए। जो लोग संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उनका टेस्ट किया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर केंद्र ने राज्यों को दी चेतावनी, सख्ती से पालन करें नहीं तो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया। जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है, अन्यथा इसमें नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को भेजे पत्र में संशोधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।